पागल हो गई हो क्या? बंदूक नीचे करो। सुल्तान शाह दांत पीसते हुए उस लड़की को देखते हुए चिल्लाया। पहले मेरी बात मानो, फिर बंदूक नीचे होगी। वो शांत लहजे में बोल रही थी और उसका सुकून सुल्तान शाह का सुकून छीन रहा था। बस बंद करो अपनी बकवास और सुन लो। अगर फिर से ऐसा कुछ कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। सुल्तान शाह की हदें पार हो रही थीं। तो ठीक है, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी हनी। देख लो, वो खुद तुम्हें मारने जा रहे हैं। बाद में मुझसे शिकायत मत करना मेरी प्यारी वैष्टी। बंदूक की नोक हनी की गर्दन पर टिकाकर वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। जैसे ही सुल्तान उसकी तरफ बढ़ा, उसने रोका। रुको सुल्तान साहब, मुझे हल्के में मत लेना। मैं बहुत सनकी हूँ। मुझसे तुम्हारी जिंदगी में कभी टक्कर नहीं पड़ी होगी, इसलिए सवाल कर रहो। सुल्तान जो आगे बढ़ा था, उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया। अगर हनी को एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हरम खान। सुल्तान ने अपनी भूरी आंखों से हरम को घूरा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर हरम दिल ही दिल में डर गया, मगर फिर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, मेरी बात मान लो और मेरी बहन से शादी कर लो। सिर्फ इसी तरह से हनी बच सकती है। तुम्हारा टाइम अब शुरू होता है, हरम ने निडर अंदाज में कहा और हनी बुरी तरह डरी हुई थी। पहले ही हरम की हरकत से शौक में थी और अब उसे ही बकरी का बलि बना दिया गया था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ हनी, बंदूक डाल दो। सुल्तान शाह की गरज भरी आवाज़ गूंज पड़ी। अब समय आ गया है अलविदा कहने का। तो वाय स्वीट हार्ट। और फिर उससे पहले कि बंदूक से गोली निकले, सुबह की पहली किरण हमेशा की तरह इस छोटे से घर में इन दो बहनों को खुश कर देती थी। दोनों नमाज अदा करके मॉर्निंग वॉक के लिए पास वाले पार्क चली जाती। आज भी वे वैसे ही पार्क आई थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। हरम ने अपनी 4 साल बड़ी बहन मजहा की आंखों में नमी देख ली। क्या हुआ आपी, आप इतना चुप चुप क्यों हैं? हरम ने मजहा का हाथ पकड़कर पूछा। कुछ नहीं हरम, बस यूं ही। अक्सर सोचती हूँ, मम्मा पापा के जाने के बाद हम लोग कितनी टफ लाइफ देख चुके हैं, पर आपी, मम्मा पापा के बाद शगुफ्ता आंटी ने भी तो हमारा बहुत ख्याल रखा था। अब उसे भी वापस जाना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी की तलाक हो गई है। वो क्या करे, बेहिसाब परेशान है और हम भी अब बड़ी हो गई हैं और हमारे पास तो एक दूसरे का सहारा है ना। हरम ने मजहा को प्यार से गले लगा लिया। मजहा ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, तुम भी ना। चलो घर चलते हैं, वरना मुझे हॉस्पिटल से लेट हो जाएगा और तुम्हें यूनिवर्सिटी से। मजहा ने उसका हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। ये दोनों बहनें एक दूसरे की सहारा थीं और आने वाले वक्त शायद इस सहारे को भी छीन ले, क्योंकि देर हो रही है। डॉक्टर अरमान। मजहा जब हॉस्पिटल पहुंची तो एक इमरजेंसी केस था और डॉक्टर अरमान ऑपरेशन रूम में थे। काफ़ी वक्त से वहीं थे। मजहा बेचैन होने लगी तो अपनी सहकर्मी से चिंता से पूछ बैठी, यार अब तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है। डॉक्टर सिमाम ने अपनी घड़ी देखकर कहा। तभी डॉक्टर अरमान उस तरफ आते दिखे और मजहा ने धड़कनों को संभालते हुए उन्हें देखा। डॉक्टर अरमान के चेहरे पर परेशानी साफ थी। क्या हुआ, ऑपरेशन सफल नहीं हुआ क्या? डॉक्टर सिमाम ने जल्दी से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो गहरी सांस ली। पर क्या हुआ, तुरंत पूछा गया। उस लड़की को बहुत बुरी हालत में लाया गया था। मैंने इंस्पेक्टर नासिर से बात की है, ऐसे नहीं जाने दूंगा उसे। उस लड़की को जला दिया गया है, पूरा शरीर झुलस गया है। बचाने के बाद भी क्या वो इस तरह से सरवाइव कर पाएगी? डॉक्टर अरमान बहुत परेशान थे। उफ, हद हो गई है ये जाहलियत भी। सिमाम को बहुत दुख हुआ। सरबस अचानक चपरासी उसके पास आकर कॉफ़ी बढ़ा गया तो डॉक्टर अरमान ने हैरानी और सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो अपने शायद नाश्ता नहीं किया होगा, तो मैंने सोचा कि आपके लिए। मजहा ने जल्दी से वजह बताई। मुझे ज़रूरत नहीं और प्लीज़ आप मेरे लिए सोचा न करें तो बेहतर होगा, वो रोके अंदाज में कहकर वापस मुड़ गया। मजहा की आंखों में भीगापन आ गया था। कुछ हुआ है तुम्हारा डॉक्टर अरमान से? डॉक्टर सिमाम ने पूछा।
हॉस्पिटल में सब जानते थे कि अरमान मजहा और सुल्तान बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम मिसाल वाली दोस्ती। ऐसे में अरमान का इस तरह मजहा को डांटना सिमाम को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। खुद को संभालते हुए वो बाहर निकली और अरमान के पीछे उसके केबिन में जा पहुंची। अरमान ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। आप सबके सामने मुझसे ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं? वो दुखी थी। डॉक्टर मजहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने कदम वहीं रोक लें। दर्द और तकलीफ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरमान का लहजा अब भी ठंडा था। अब आप गलत कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ दिया है, पर आप अपने रूखे व्यवहार से ऐसा जता रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। मजहा की आवाज़ भर्रा गई। डॉक्टर अरमान ने लंबी सांस ली और कुर्सी से टिक कर बैठ गए। उनका दिमाग पहले ही भरा हुआ था और वो बहस करने के मूड में नहीं थे। सामने खड़ी लड़की उन्हें और बेचैन कर रही थी, खासकर उसके आंसू। आप रेस्ट करिए, सॉरी, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आंसू रोकते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ी। रुकिए डॉक्टर मजहा। अरमान की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। वे उठकर उसके पास आए। मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में कोई तकलीफ हो। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अपने इस दोस्ती को अलग मतलब दे दिया है। अब मेरे लिए ये रिश्ता निभाना मुश्किल हो रहा है, तो ख़त्म कर दीजिए ये दोस्ती भी। मजहा ने दर्द से कहा। कुछ पल को दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे को देखते रहे। मैं यूएसए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। वहीं आपसी से शादी होगी और वहीं सेटल हो जाऊंगा। ये सुनकर मजहा को लगा जैसे सांस रुक गई हो। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसके जाने की बात ने दिल पर चोट कर दी थी। खुश रहिए जहाँ भी रहिए। वो चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और वहाँ बिना रुके बाहर निकल आई। हॉस्पिटल के स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हुए वो छिपकर रोना चाहती थी, ताकि कोई उसके आंसू न देख ले। सुल्तान, सुल्तान, कबीर साहब अपने बेटे को पुकार रहे थे, जो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। पापा की दूसरी बार पुकार पर इस शहजादे के कदम रुक गए। चेहरे पर मुस्कान आई तो एक गाल पर गहरा डिंपल दिखा। यार, तुम हमेशा दूसरी बार पुकारने पर ही क्यों रुकते हो? पहली बार क्यों नहीं रुकते? वे बेटे को देखते हुए खफा होकर बोले। पहली बार नहीं रुक सकता पापा। हो सकता है पुकारने वाला कोई गलत हो। दूसरी बार रुकता हूँ क्योंकि पुकारने वाला मेरा अपना होता है, और दूसरी बार वही पुकारता है जो अपना होता है। वो पेशे से डॉक्टर था, पर फिलॉसफी सुनाना नहीं छोड़ता था। यार, तुम इन किताबों जैसी बातों से दूर ही रहा करो। और ये देखो, एक लड़की की फाइल है, इसमें उसकी फ़ोटो और डिटेल्स भी हैं। मिस्टर साहब ने भिजवाई है, ख़ास तुम्हारे लिए। अब थोड़ा लचीला बनो और पसंद कर लो, ताकि मैं तुम्हारे हाथ पीले कर सकूं। वो दोस्ताना अंदाज में बोले। अरे रियली? मुझसे पहले वो हनी है, उसके हाथ नीले पीले भी करें? मेरे लिए अभी मत सोचिए, मैंने अभी शादी नहीं करनी। यार, ये गलत है। हनी अभी छोटी है, वो पढ़ रही है। तुम बड़े हो गए हो माशाल्लाह, पूरे 29 साल के। अब तो कर लो। तुम्हारी उम्र में तो मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था। उन्होंने प्यार से कहा। यही हमारे मुल्क का बड़ा मसला है। तभी हनी की अचानक आने से दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, प्लीज़ यूनिवर्सिटी छोड़ दो। वो हमेशा सुल्तान को मान कहा करती थी, क्योंकि वो सुल्तान था, उसका भाई, उसका मान। सुल्तान को भी उससे अपना नाम मान कहलवाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ चलो पापा, बाद में बात करते हैं, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और हनी को गेट की तरफ ले गया। इस फाइल का क्या करूं? पापा की आवाज़ पर सुल्तान ने पीछे मुड़कर एक आंख मटकाई और बाहर निकल गया। या अल्लाह, इस लड़के का क्या करूं? हाथ ही नहीं आता, वो बड़बड़ाए। वापसी पर ड्राइवर लेने आ जाएगा, ठीक है। वो हनी को यूनिवर्सिटी के गेट पर उतार कर वापस मुड़ा तो हनी मुस्कुराते हुए ओके करके अंदर चली गई। उसी पल गाड़ी मोड़ाते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर रुकी। हनी उसे गले लग रही थी। जितने प्यार से वो लड़की हनी से मिलती थी, वो सब सुल्तान के दिल में उतर जाता था। हरम खान, उसने हल्के से कहा। उसका नाम भी उसे हनी से ही पता चला था। हनी पूरे दिन उसकी बातें करती थी।
दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं। हॉस्पिटल से कॉल आते ही उन्होंने गाड़ी रिवर्स की और आगे बढ़ गया। रो रो कर दिल का बोझ हल्का करती हुई मजहा स्टोर रूम से बाहर निकलने लगी कि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने 2-3 बार लॉक घुमाया पर नहीं खुला। उसे डर लगने लगा। जेब में मोबाइल चेक किया पर मिल गया। उसमें बैटरी खत्म थी, शायद एक कॉल लग जाए सोचते हुए उसने अरमान को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। मजहा और डर गई। मान प्लीज़ हेल्प मी, मैं स्टोर रूम में हूँ प्लीज़। इससे पहले कि मोबाइल बंद होता उसने वॉइस मैसेज भेज दिया और तुरंत ही मोबाइल बंद हो गया। या अल्लाह, मैसेज भेजा गया हो। मान प्लीज़ मैसेज देख लेना, कोई मदद के लिए आ जाए। न जाने किसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो वहीं बैठकर आंसू पोंछते हुए यही सोच रही थी। हरम कई बार मजहा को कॉल कर चुकी थी लेकिन वो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। न जाने कहाँ होगी आपी। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आई। मोबाइल भी बंद है। हरम परेशान हो गई। हॉस्पिटल में वो सिर्फ सिमाम को जानती थी। उसे भी कॉल कर चुकी थी लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी क्योंकि तबीयत खराब होने से वो जल्दी घर चली आई थी। अब हरम हॉस्पिटल का नंबर डायल कर रही थी। कोई उठा नहीं रहा था लेकिन वो जिद पर अड़ी, कॉल करती रही। आज अरमान पूरे दिन हॉस्पिटल में इतना बिजी रहा कि उसे एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली। उसका मोबाइल भी बंद पड़ा था। उसने मोबाइल चार्ज पर लगाया और खुद बाथरूम में चला गया। वापस आकर बाल सुखाते हुए उसने मोबाइल ऑन किया। पूरे दिन की थकान से वो बुरी तरह से ऊब चुका था। कॉफ़ी बनाने का सोचते हुए वो मोबाइल लेकर किचन में पहुंचा। मोबाइल ऑन होते ही मैसेज की टोन बज उठी। उसमें 4 मैसेज अफसी के थे जिसमें उसने अपने फंक्शन की तस्वीरें भेजी थीं। अरमान ने उन तस्वीरों को बस एक नज़र देखा और बाकी मैसेज चेक करने लगा। तभी मजहा के नंबर से आया वॉइस मैसेज देखकर वो चौंक गया। मजहा ने कभी उसे वॉइस मैसेज नहीं किया था। हमेशा या तो लिखकर मैसेज करती थी या कॉल। मैसेज खोला, सुना तो अरमान के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो मैसेज दोपहर 12 बजे का था और रात के 9 बज रहे थे। वो तुरंत मजहा के नंबर पर कॉल करता हुआ बाहर भागा। कार निकालकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ चल गया। दिल घबराहट से भरा था। वो रिसेप्शन पर खड़ा था कि फ़ोन लगातार बजने लगा। रिसेप्शन बॉय वहाँ नहीं था तो मजबूरन उसे खुद ही फ़ोन उठाना पड़ा। क्या मसला है तुम लोगों का? इतने नखरे किस बात के हैं? एक फ़ोन तक उठाना नहीं आता? जैसे बिल देना है तुम लोगों को। उधर एक लड़की थी जो बिना किसी औपचारिकता के भड़क उठी थी। मिस, क्या आप होश में हैं? सुल्तान को गुस्सा आ गया। हाँ बिल्कुल हूँ, मेरी कॉल टाइम पर उठाया करो ताकि बेइज्जती से बच सको। चलो अब मेरी बहन को बुलाओ, बात करनी है। कौन है आपकी बहन? उसने हर शब्द दबाकर पूछा। मेरी बहन डॉक्टर मजहा है। अब ज़्यादा सवाल जवाब करके फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर सुल्तान ने होठ भींचे और कॉल काट दी। हरम मोबाइल को देखती रह गई, हैरान कि उसने वो फ़ोन क्यों काट दिया। सुल्तान वहाँ से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आज उसकी नाइट ड्यूटी थी और कुछ एडमिट मरीजों की फाइल वो दोबारा चेक कर रहा था। तभी डॉक्टर अरमान भागते हुए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। उसका सीधा रुख बेसमेंट की तरफ था जहाँ स्टोर रूम बना था, जहाँ बहुत सा कम लोग आते जाते थे। ऐसे में मजहा वहाँ क्यों गई, यही सोचकर अरमान को गुस्सा भी आ रहा था। सुबह से शाम हो चुकी थी। अपने थके हुए शरीर के साथ वो उठी। स्टोर रूम में हवा का कोई रास्ता नहीं था। घुटन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उठते ही उसका सिर बुरी तरह से चकराया और पास पड़ी टेबल से टकराकर वो ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो हिचकते हुए उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन ताकत जैसे साथ छोड़ चुकी थी। तभी स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। अरमान अंदर आया और मजहा को फर्श पर गिरा देख तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा। मजहा, अमन आंखें खोलो। वो घबराया हुआ था। मान उसके होठों से निकला। अपना नाम सुनकर अरमान ने उसे बाहों में उठाया और बाहर भागा। मेरी बहन कहाँ है? ये हॉस्पिटल वाले समझते क्या हैं खुद को? इनकी तो हरम को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल जाना उसे सही नहीं लग रहा था। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी और होती भी तो ड्राइविंग उसे आती कहाँ थी।
या अल्लाह मेरी आपी की हिफाजत करना। उसकी आंखें नम हो गई। मजहा डर, घुटन और भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। उसे ड्रिप लगाई हुई थी। जब उसे होश आया तो अरमान उसके पास ही बैठा था। उसने अधखोली आंखों से अरमान को देखा। अब कैसा महसूस कर रही हो? अरमान का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें जरा भी फिक्रमंदी नहीं थी। ठीक हूँ, वो मुंह फेर कर लेट गई। उसने उसकी ड्रिप हटाई और उसके हाथ से कैनुला निकाला। तभी सुल्तान वार्ड में दाखिल हुआ। यार ये सब क्या है? तुम वहां पहुंची कैसे? सुल्तान शुरू से ही सबके साथ फ्रैंक रहता था। मजा की उससे दोस्ती भी इसी वजह से हुई थी। लेकिन वो सभी की इज्जत करता था और मजा को तो अपनी बहन ही कहता था, इसलिए उसे हमेशा बहन जैसा ट्रीट करता था। उसके लहजे में फिक्र सुनकर मज़ा हल्की सी मुस्कुराई। बस पता नहीं चला डॉक्टर सुल्तान, क्या टाइम हुआ है? वो अब सुल्तान की तरफ देख रही थी। अरमान को वो पूरी तरह नज़रअंदाज कर चुकी थी। अरमान खामोश बैठा मोबाइल पर आए मैसेज का जवाब टाइप कर रहा था। शायद 10 बज रहे हैं। ओह बहुत देर हो गई। हरम परेशान हो रही होगी। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मजा परेशान से बिस्तर से उठते हुए सुल्तान से बोली। तभी नर्स अंदर आई। उसके हाथ में जूस का गिलास था। उसने डॉक्टर मजहा को प्यार से देखा, तबीयत पूछी और जूस उसकी तरफ बढ़ाया। मजहा ने हैरानी से देखा तो अरमान ने अपनी नज़रें मोबाइल पर गड़ा दी। मुझे देर हो रही है, घर जाना है। थैंक यू, वो नरमी से बोली और उठते ही फिर से चकरा गई। पास खड़े अरमान ने उसे तुरंत थाम लिया और नर्स से जूस लेकर उसके होठों से लगा दिया। उसके इस रूखे और सख्त अंदाज को देखकर मजहा ने खुद ही गिलास पकड़ लिया। सुल्तान शर्मिंदा सी हंसी हंसकर नजरें फेर गया। चलें डॉक्टर सुल्तान। जूस खत्म करके वो उसकी तरफ देखती हुई बोली। यार इस वक्त तो बहुत बिजी हूँ, वरना जरूर छोड़ देता, लेकिन डॉक्टर अरमान की ड्यूटी खत्म हो चुकी है। वो आपको घर छोड़ देंगे। सुल्तान ने दोनों के बीच की ठंडक नोट करते हुए कहा। नहीं, आप बिजी हैं तो ठीक है, मैं कैब ले लूंगी। मजहा ने तुरंत मना कर दिया। ये बात अरमान को चुभ गई। डॉक्टर सुल्तान आप जाइए, अपना काम करें, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अरमान के लहजे में ये हक जताना था। सुल्तान अपनी मुस्कान छुपाते हुए वहां से निकल गया। वो यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन था। जितना हंसमुख उतना ही गुस्से वाला, और दोनों को अरमान मजहा की हालत समझ आती थी। पूरे रास्ते दोनों चुप रहे। घर की सड़क आ चुकी थी। पास की बेकरी पर अरमान ने गाड़ी रोकी और बहुत सारा सामान लेकर लौटा। मजहा ने कोई रिएक्ट नहीं दिया, मानो उसके अंदर अब महसूस करने की ताकत ही न बची हो। वो खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी, जब अरमान हमेशा के लिए यूएस चला जाएगा। गाड़ी घर के सामने रुकी तो अरमान उसकी तरफ मुड़ा। ये सामान ले जाइए, अपना ध्यान रखिए। वो बहुत औपचारिकता लहजे में बोला था। क्या आपके पास अफसी की तस्वीर है? अरमान उसके सवाल पर चौंका। वो उससे कुछ और बातें कर रहा था और वो अफसी की तस्वीर मांग रही थी। नहीं, उसने सोचकर कहा, जबकि थोड़ी देर पहले ही मजहा ने उसके मोबाइल में अफसी की नई तस्वीर देख ली थी। मजहा ने बिना बोले गाड़ी से उतर गई। अरमान भी उतरा। उसने दरवाज़ा खोला और सारा सामान आंगन के पलंग पर रख दिया। आपको इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी डॉक्टर अरमान? मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? आप तो यूएस चले जाएंगे और मेरे तो यूएस जाने के चांस ही नहीं। वो टूटी सी मुस्कान के साथ बोली। आपको इसके बदले कुछ करने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर मजहा, मैं चलता हूँ। वो सपाट लहजे में बोला और दरवाजे की तरफ चला गया। वो गाड़ी मोड़कर वहां से निकल चुका था। मजहा का इंतजार करते करते हरम की आंख लग गई थी। बाहर आवाजें सुनकर वो भागती हुई उठी, लेकिन तब तक अरमान जा चुका था। आपी, आपी आप ठीक है ना? मजहा को सोफे पर गिरते देख हरम उसके पास दौड़ी। हाँ ठीक हूँ, रौंदे हुए लहजे में जवाब आया। आपी ये सब कौन लाया? मान हरम के पूछते ही मजा के होठों से निकला तो हरम हैरान रह गई। यू लव हिम? अचानक ये सवाल पर मजा की आंखें और भर आईं। आपी आप रो क्यों रही हैं? हरम अपनी हेजल आंखों से मजा को रोते देख उलझ गई थी। तो क्या करूं हरम, मान यूएस जा रहा है हमेशा के लिए और अपनी कजन अफशी के साथ शादी कर लेगी। मेरा क्या होगा? दुनिया सच कहती है।
जिनके माँ बाप नहीं होते उनका कोई नहीं होता। मजा टिश्यू से आंसू पोंछ रही थी और हरम को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो इतने समय से चुपचाप एक इंसान से प्यार करती रही और उसे बताने की जगह उसके जाने पर आंसू बहा रही थी। हरम काफी समय से जानती थी कि किसी डॉक्टर ने उसकी आपी का दिल जीत लिया है। नाम आज पता चला था। हद है आपी, आप प्यार किया है तो डंके की चोट पर करती, निडर होकर सामना करती, यूं कमजोर लोगों की तरह रो रही हैं। इतना छोटा दिल है आपका, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? हरम ने अफसोस से कहा। जब तुम्हें प्यार होगा किसी से तब पूछूंगी तुमसे। सिसकते हुए मजहा की नाक भी लाल हो चुकी थी। प्यार, हरम का प्यार से क्या लेना देना, ये फालतू काम आप डॉक्टर लोग ही करते हो। खैर आप अपने आंसू पोंछो, करते हैं कुछ। हरम का शैतानी दिमाग एक्टिव हो गया था। उसने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड हनी को कॉल किया, जो पहली रिंग पर ही उठ गया था। उसे फातिमा हॉस्पिटल बुलाया और कॉल काट कर पीछे मुड़कर अपनी मासूम बहन को देखा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप अंदर चलो, बाद में बात करते हैं। मजहा को कमरे में ले जाते हुए उसके दिमाग में शैतानी प्लान बन रहे थे। सुबह होते ही हरम यूनिवर्सिटी जाने की बजाय हॉस्पिटल पहुंची, जहां हनी उसका इंतजार कर रही थी। बोलो भी, यहाँ क्यों बुलाया? भाई ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हनी ने बोहे चढ़ाकर कहा, क्यों, तुम्हारे भाई क्या यहाँ ऑफिस हुआ है? हरम ने तंज मारा, ओ हेलो, मेरे भाई डॉक्टर हैं यहाँ। डॉक्टर मान मेरी जान है मेरे भैया। हनी ने गर्व से बोली। क्या मतलब डॉक्टर मान तुम्हारे भाई हैं? हरम ने हैरानी से पूछा। हनी ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम जानती हो मेरे भाई को? नहीं जानती तो नहीं, पर अब तो वो मुझे जरूर जान जाएंगे। तुम मुझे उनसे मिलवा दो प्लीज। हरम उसे खींचते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले गई। अल्लाह की बंदी, भाई को पता चला कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर यहाँ आ गई हूँ तो मेरी तो शामत आ जाएगी। हनी घबराई, कुछ नहीं होगा, दूर से चुपके से दिखा दो यार। मुझे बताओ कौन सा है डॉक्टर मान? हरम ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए रिसेप्शन के पास खड़े होकर पूछा। हनी की आंखें चमक उठी। वो रहे, उसने दूर खड़े एक डॉक्टर की तरफ इशारा किया। हरम ने उसकी तरफ देखा, वो उन्हें मुस्कुराते देख रही थी। उनके बाएं गाल पर पड़ता गहरा डिंपल, हरम का दिल एकदम धड़क से रह गया था। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और हल्का सा सिहर गई। वो डॉक्टर कम बॉडी बिल्डर ज्यादा लग रहे थे। आप ही को इस बंदे में क्या दिख गया? वो बड़बड़ाई। ए हेलो, जरा लिमिट में, मेरे भाई हैं वो। हनी ने मुंह बनाते हुए कहा। और ये आप ही बीच में कहाँ से आ गई? सब सच सच बताओ, क्या मिस्ट्री है ये? वो उसे शक की नजरों से देख रही थी। तुम्हारे भाई ने मेरी आपी का दिल तोड़ा है और अब थोड़ा हिसाब किताब करना है उनसे। कैसा हिसाब किताब? खबरदार जो मेरे भाई के साथ कुछ उल्टा पुल्टा किया। वो बहुत गुस्से वाले हैं और मुझे बहुत अजीज हैं। और एली, तो फिर अपने भाई को ये बहन भी बहुत अजीज होगी। हरम के दिमाग में क्या चल रहा था हनी समझ ही नहीं पाई। चलो मेरे साथ। हरम उसे खींचते हुए हॉस्पिटल की आखिरी मंजिल पर ले गई थी। ऊपर पहुंचकर दोनों ने लंबी सांस ली। यहाँ तो कोई नहीं हरम, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हनी ने घबरा कर कहा। तभी हरम की नज़र सामने जमीन पर पड़ी रस्सी पर गई। उसे देखकर वो मुस्कुराई। व्हाट? हनी समझ ही नहीं पाई। हरम ने उसे समझने का मौका न देते हुए उसे रस्सी के पास ले गई। क्या करने वाली हो तुम? हनी को खतरे का एहसास होने लगा। डोंट वेरी, कुछ नहीं होगा, बस अपना मुंह बंद रखना और फोन मुझे दो। वो हनी को हल्का सा बांधने लगी और उसका मोबाइल लेकर नंबर ढूंढने लगी। किस नाम से सेव किया है अपने भाई का नाम? सुल्तान भैया, हनी ने धीरे से कहा। सुल्तान? हरम एक पल को रुक गई। हाँ, सब प्यार से मान कहते हैं ना, और मैं छोटी बहन हूँ। छोटे भैया, छोटे भैया। हरम ने चेहरा बिगाड़ा। पता नहीं कितने नाम है इस इंसान के, पुर नंबर डायल करते हुए बड़बड़ा रही थी। हरम, रस्सी खोलो यार, दर्द हो रहा है। हनी ने शिकायत की। काम हो जाएगा फिर खोल दूंगी। उसने फोन कान से लगाया। उसे अंदाजा नहीं था कि इस प्रैंक में वो खुद ही फंसने वाली है। अगर पता होता तो कभी भी हरम से पंगा न लेती। उसे क्या पता था कि वो किस मान को तलाश रही है, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
तीर चल चुका था। सुल्तान के रिएक्शन का सोचकर ही हनी कांप गई। जी बिल्कुल, डोंट वेरी। सुल्तान किसी मरीज के घर वालों से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो अपने केबिन में था, खिड़की के पास, तभी अचानक उसके मोबाइल पर हनी के नंबर से कॉल आई। इस वक्त हनी कॉल क्यों उसने कॉल रिसीव की। हेलो। हेलो मिस्टर सुल्तान उर्फ मान और हनी के छोटे भैया, हरम जोर से बोली। सुल्तान ने हैरानी से मोबाइल को देखा। अरे मोबाइल को क्या घूर रहे हो, मेरी बात सुनो ध्यान से। उसकी आवाज़ सुनकर सुल्तान के माथे पर बल पड़ गए। अरे गुस्सा अच्छा नहीं होता हनी के छोटे भैया। अगर हनी को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो फौरन हॉस्पिटल की ऊपर वाली आखिरी मंजिल पर पहुंचो, वरना। छोटे भैया, हरम ने हनी को बंदूक दिखा दी तो वो रोते हुए अंदाज में चिल्लाई, भैया प्लीज हेल्प मी। हरम पागल हो गई है, उसके पास गन है, मुझे बचा लो। हनी गुड़िया, तुम ठीक हो? सुल्तान का दिल थम गया। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर 10 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो फिर ठीक रहेगी या नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, कहकर हरम ने कॉल काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर सुल्तान लाखों में भी पहचान लेता था। आंखें बंद करके खोलते ही वो तेजी से भागा। आ रहा है तुम्हारा छोटा भैया और मेरा होने वाला जीजू। हरम हनी के पास बैठी और उसके मुंह पर धीरे से टेप चिपका दी। हनी की शिकायत भरी नज़रों को देखकर हरम जोर से हंस पड़ी। यार पहले आप ही का सेटअप हो जाए, बाद में तुम्हें मना लूंगी, वो आंख मटकाते हुए बोली। तुम्हारी आप ही का सेटअप हो ना हो, आज तुम्हारा पोस्टमार्टम जरूर होगा भैया से। हनी ने मन ही मन दांत पीसे। डॉक्टर सुल्तान हॉस्पिटल की आखिरी मंजिल पर पहुंचा, जहां हरम ने हनी को रस्सियों से बांध रखा था और उसके हाथ में गन थी। ये क्या बदतमीजी है, उसकी दहाड़ से दोनों सहम गईं, लेकिन तुरंत ही हरम मुस्कुरा दी। उसकी हेजल आंखों से भी मुस्कुरा उठी थी, जो आज सुल्तान को जहर लगी। वेलकम मिस्टर सुल्तान उर्फ मान, आपका ही इंतज़ार था। वहीं रुकिए, पास आने की ज़रूरत नहीं, दूर से भी बात हो सकती है, उसने सुल्तान को अपनी तरफ आते देख तुरंत कहा। पूछोगे नहीं क्यों किया ये सब? फिर खुद ही बोली, चलो मैं ही बता देती हूँ। आपने मेरी बहन को बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है और मुझे भी बहुत बुरा लगा। सोचो आपकी बहन के ज़रिए आपको भी थोड़ा दर्द पहुंचा दूं, ताकि आपको समझ आए कि अपनों का दर्द कैसा होता है। सुल्तान उसकी बकबक हैरानी से सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बकवास कर रही हो। वो गुस्से से बोला, बकवास? मेरी बहन पागलों की तरह आपसे प्यार करती है और आप उसे छोड़कर किसी और से शादी करने की सोच रहे हैं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अब दिमाग से निकाल दो ये बात और मेरी बहन से शादी के लिए हाँ कर दो, तब मैं आपकी बहन हनी को छोड़ दूंगी। उसकी बेहुदा बातों से सुल्तान का दिमाग घूम गया। ये फालतू की बातें बंद करो हरम खान। अरे वाह डॉक्टर साहब, मेरा नाम भी जानते हैं। वाह बेस्टी, तुमने तो मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होगा। हरम ने हंसते हुए हनी की तरफ देखा। हनी ने दया भरी नज़रों से हरम को देखा। वो जानती थी सुल्तान का गुस्सा और अब आगे हरम के साथ क्या होने वाला है। बेचारी हरम, वो मन ही मन बोली और सिर झुका लिया। हरम गन हनी के सिर पर रखते हुए हंस दी। सुल्तान का दिल धड़क उठा। पागल हो गई हो क्या? बंदूक नीचे करो। सुल्तान शाह दांत पीसते हुए उस लड़की को देखकर चिल्लाया, पहले मेरी बात मानो फिर ये बंदूक नीचे होगी। वो शांत लहजे में बोली तो सुल्तान शाह का सुकून छीन रहा था। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार फिर से ऐसी कोई बात की तो मुंह तोड़ दूंगा। सुल्तान शाह की सहनशीलता अब जवाब दे रही थी। ठीक है, तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। हनी देख लो, मेरी बात न मानो तो वो खुद तुम्हें मारने आ रहे हैं। बाद में मुझसे शिकायत मत करना वेस्टी। वैसे तुम गिला कैसे करोगी? मरने के बाद तो तुम खुद अल्लाह के पास चली जाओगी, फिर गिले शिकवे भी अल्लाह से करना। बंदूक की नोक हनी के गर्दन पर टिकाए वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। वहीं रुको सुल्तान साहब, मुझे हल्के में मत लेना, मैं बहुत सनकी हूँ। मुझ जैसी पागल लड़की से तुम्हें कभी टक्कर नहीं पड़ी होगी, इसलिए सवाल कर रहो। सुल्तान जो आगे बढ़ रहा था उसकी बात सुनकर वहीं रुक गया। अगर हनी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा हरम खान। सुल्तान ने अपनी भूरी आंखों से हरम को घूरा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा देखकर हरम दिल ही दिल में सिमट गई।
अगले ही पल मुस्कुरा उठी। ठीक है, मेरी बात मान लो और मेरी बहन से शादी कर लो। हनी सिर्फ इसी हालत में बच सकती है। तो और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, हरम ने शांत अंदाज में कहा और इस बार हनी भी डर के मारे कांप उठी। पहले ही हरम की हरकत ने उसे शौक कर रखा था और ऊपर से उसे ही बकरी का वली बना दिया गया था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ हरम खान, पुट डाउन द गन। सुल्तान शाह की गरज भरी आवाज़ गूंजी। नो नेवर, सख्त अंदाज में सुल्तान से कहते हुए हरम हनी की तरफ मुड़ी। मिस हनी, अब वक्त आ गया है अलविदा और गुड बाय कहने का। सुबह स्वीट हार्ट। और तभी बंदूक से गोली निकलने से पहले हरम अचानक मजहा की आवाज़ सुनकर हरम चौंकी। ओह नो, आप ही यहाँ कैसे आ गई? हरम मन ही मन घबरा उठी। आप ही आप? हरम ने मुंह से छोटे छोटे शब्द टूट पड़े थे। मजहा ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और डॉक्टर सुल्तान की तरफ मुड़ी। मैं सॉरी कहती हूँ डॉक्टर सुल्तान, प्लीज़, वो विनती भरे लहजे में बोली थी। सुल्तान के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। अपनी बहन से कहो हनी के ऊपर से गन हटाए। सुल्तान मुट्ठियां कस बंद करके मजहा से बोला। मजहा ने होठ से सकते हुए हाँ में सिर हिलाया और हरम के पास तक आई। हरम कुछ बोलने ही वाली थी कि मजहा ने जोरदार थप्पड़ से उसका गाल को सजा दिया। हरम के हाथ से गन खींच ली और गुस्से से उसे घूरा। सुल्तान ने तुरंत हनी की रस्सियां खोल दी और उसके मुंह से टेप हटाया। छोटे भैया, हनी ने मासूमियत भरा चेहरा बनाकर सुल्तान की छाती से लिपट गई। सुल्तान ने गहरी सांस भरी और उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर पहले उसने हनी को लेकर जो कर दिखाया था उसे अब खतरनाक लगने लगा था। वो अपनी बहन खोना नहीं चाहता था। शर्म नहीं आती ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें? मजा ने हरम को कोसा। आप ही मेरी बात। हरम आंखों में नमी लिए बुदबुदाई थी। चुप, मुझसे बात मत करना। मजहा ने गुस्से में कहकर उसे खींचकर सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया। माफ़ी मांगो अभी इसी समय। मजहा ने सख्त अंदाज अपना लिया था। हरम ने मुंह बनाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा जिसकी नज़रें उसकी गुलाबी गाल पर पड़ी थीं जहां 5 उंगलियों के साफ निशान थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। हरम भी जिद्दी अंदाज में बोली। तुमने मेरी बहन पर बंदूक तानी और तुम। सुल्तान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा तो वो अचानक 2 कदम पीछे हट गई। वो गन नकली है। उसकी भयानक आंखों की वजह से हरम के मुंह से सच निकल पड़ा। सुल्तान ने मजा के हाथ में पकड़ी हुई गन देखी। वो वाकई नकली थी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि इतनी छोटी लड़की उसे मूर्ख बना गई थी। गन नकली तो थी पर तुम्हारा रचा हुआ खेल तो असली था ना। एक एक शब्द चबाकर कहता हुआ उसने हरम को घूरा। हरम ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। आप सीधे तरीके से ऑफिस से शादी के लिए मान ही जाते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। हरम ने सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल दिया। हरम, क्या बकवास कर रही हो? ये मान नहीं है। मजहा डर के मारे उसे अपनी तरफ मोड़कर बोली। तो हरम की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम कब बड़ी हो गई? मजहा ने माथे पर हाथ फेरते हुए उदासी से कहा। डॉक्टर मजहा, जो आपकी बहन ने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। डॉक्टर सुल्तान की धमकी पर हरम को गुस्सा चढ़ गया था। मुझे क्यों इस मिसनी को? हरम गुस्से से हनी की तरफ बढ़ी तो वो सुल्तान के पीछे छिप गई। दूर रहो। सुल्तान ने हरम की कलाई पकड़ी और उसे पीछे धक्का दिया। मेरी बहन से दूर रहना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो। सुल्तान के ठंडे और सख्त लहजे ने हरम को रुआसा कर दिया था। उसने सुल्तान को और फिर हनी के चेहरे पर आती जलाने वाली मुस्कान को देखा। सुल्तान एक नज़र हरम के लाल पड़े गाल पर डालते हुए हनी का हाथ पकड़े वहां से निकल गया। हरम भागकर मजहा के पास आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही मजहा ने उसका हाथ झटक दिया। मेन्यू हरम, वो दुख से कहती हुई वहां से चली गई और हरम अकेली रह गई। हाँ ठीक है, हो जाएगा सब, आप चिंता ना करें। जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। अरमान फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था जो यूएसए में थी। पापा की मौत के बाद वो अपने बेटे के साथ वहीं रहने लगी थी। उन्होंने अपनी बेटी अफशी के लिए अरमान का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन अरमान हिंदुस्तान में अपने दादा के पास ही रुका हुआ था, जिस पर उसकी माँ ने कभी ऐतराज़ नहीं किया। दादा को गुजरे भी 1 साल हो गया था।
पर फिर भी अरमान माँ के बुलाने पर यूएसए नहीं जा रहा था। वो जाना चाहता था मगर उसका दिल हर बार उसके कदम रोक लेता। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से बात टाल देता। कॉल बंद करके वो कुर्सी पर बैठा ही था कि गुस्से से भरा सुल्तान अंदर आया। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरमान ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। सुल्तान अभी हनी को घर छोड़कर आया था और सख्त हिदायत देकर आया था कि आज के बाद उसका हरम से कोई रिश्ता नहीं होगा। उसने एक ही सांस से पानी पिया और कुर्सी पर टिक गया। उसी वक्त मजहा भी अरमान के केबिन में आई और उसे देखा। प्लीज़ अरमान, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। डॉक्टर मजहा, उसने जो हरकत की है वो माफ़ी के लायक नहीं। सुल्तान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे गलतफहमी हुई थी, इसलिए मजहा ने धीमे लहजे में कहा और सिर झुका लिया। वो गलतफहमी और उसने जो इतना बड़ा ड्रामा किया उसका क्या? सुल्तान की आवाज़ अचानक ही ऊंची हो गई। डॉक्टर सुल्तान, प्लीज़ अपनी आवाज़ नीचे रखिए, अरमान ने गंभीरता से कहा। ओ रियली डॉक्टर अरमान, ये सब आपकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। अगर आप डॉक्टर मजहा की मोहब्बत कबूल कर लेते तो बात यहाँ तक ही आती ही नहीं। डॉक्टर सुल्तान प्लीज़। मजहा की आंखों में आंसू आ चुके थे। सुल्तान होठ भींचते हुए केबिन के बाहर निकल गया। मजहा को अरमान के सामने जुल्म झेलना पड़ रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। ये सुल्तान क्या बोल के गया? उसे कैसे पता चला? अरमान उठकर मजहा की तरफ बढ़ा। मजहा बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ चली गई। तभी अरमान ने हाथ पकड़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मजहा ने हैरानी से उसे देखा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उसका लहजा ठंडा और सीधा था। मैं कुछ नहीं कहना चाहती डॉक्टर अरमान, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई। झूठ मत बोलो मजहा, सच सच बताओ, हमारी बात सुल्तान को कैसे पता चली? वो दोनों हाथ दीवार के पास रखकर उसे घूरते हुए गुस्से में बोला। मजहा सहम गई। गलतफहमी मेरी बहन को उसने मजहा ने संक्षेप में बात सब बता दिया। अरमान ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। मुझे आपसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मजहा। आपको अपनी बहन से ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। जानती हैं लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है, बात अगर फैल गई तो फिर। डॉक्टर अरमान, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँगी। आप अपनी यूएसए वाली होने वाली बीवी पर ध्यान दें, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ सॉरी, मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़कर नापाक हो रहा है, पर फिक्र ना करें, मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रही हूँ। आपकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी। मजा गुस्से में कहकर बिना उसकी बात सुने बाहर निकल गई। अरमान को उस पर बहुत गुस्सा आया। डैम, हरम का दिल बहुत उदास था। मजहा कई दिनों से उससे नाराज़ थी। हरम ने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मजहा ने साफ कह दिया जब तक वो सुल्तान से माफ़ी नहीं मांग लेती वो उससे बात नहीं करेगी। मसला ये था कि सुल्तान का सामना करने की हरम में हिम्मत ही नहीं थी। ना वो उसे देखना चाहती थी, ना उससे बात करना। माफ़ी मांगना तो दूर की बात थी। उन दिनों हनी भी उससे दूर दूर रहने लगी थी क्योंकि सुल्तान ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो हरम से कोई ताल्लुक ना रखे। और सुल्तान की बात हनी के लिए पत्थर की लकीर थी। हरम भी उसी नाराज़गी का जवाब देने के लिए उससे बात करना बंद कर चुकी थी। क्लास में भी दोनों अलग अलग रहती, आज भी दोनों दूर बैठी थी। क्लास खत्म होने पर हरम ने बैग उठाया ही था कि दूर से हनी उसे भागती हुई आती दिखी। हरम, उसने घबराए हुए आवाज़ में पुकारा। हरम ने उसका उड़ा हुआ चेहरा देखकर माथे पर बल डाल लिया। हॉस्पिटल से सुल्तान भाई का फ़ोन आया था, हनी ने सहमे लहजे में कहा। तो हरम ने ठंडे आवाज़ में पूछा। हनी का मन किया कि ज़मीन में धंस जाए। वो तुम्हारी आपी का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में है। व्हाट? हरम तुरंत खड़ी हुई और बाहर की ओर भागी। हनी भी पीछे दौड़ी। दोनों तेजी से गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल पहुंची। रास्ते भर हरम रोती रही और मजहा की सलामती की दुआ करती रही। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो तेजी से अंदर भागी। कहाँ हैं आपी? उसने हनी से पूछा। वो इस तरफ। हनी ने एक कमरे की ओर इशारा किया। हरम दौड़कर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल हनी ने बाहर से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगा दिया और गहरी सांस ली। हरम ने अंदर आते देख चारों तरफ देखा। शायद कोई स्टोर या स्कैनिंग रूम था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
वो पलटकर हनी से पूछने ही वाली थी कि सामने खड़े डॉक्टर सुल्तान को देखकर सन्न रह गई। वेलकम हियर मिस हरम खान। सुल्तान उसके पास आया और बिना उसे कुछ समझाने का मौका दिए उसकी गर्दन की नस दबाई। वो तुरंत बेहोश होकर उसके बाजुओं में गिर गई। अब शुरू होता है तुम्हारा पनिशमेंट। सुल्तान ने उसके बेहोश चेहरे के पास फुसफुसाया। उधर मजहा का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। वो माथे पर बैंडेज लगाए बैठी थी। जिस लड़की की गाड़ी से टक्कर हुई थी वो भी वहां मौजूद थी और जमकर हंगामा कर रही थी, क्योंकि मजहा अचानक उसकी कार के सामने आ गई थी और उसे तेजी से मोड़ने पर उसकी कार का अगला हिस्सा टूट गया था। अब वो नुकसान की भरपाई मांगते हुए चिल्ला रही थी। मजहा ने चकराया हुआ सिर पकड़कर उस नॉन स्टॉप बोलती लड़की को देखा। कितने का नुकसान हुआ है आपका? मजहा की धीमी आवाज सुनकर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। तुम भरोगी नुकसान, इतनी औकात है तुम्हारी? वो नफरत से बोली। डॉक्टर अरमान भी शोर सुनकर वहां आ गए थे। आप अपना हुआ नुकसान बताइए। मजहा माथा पर दबाते हुए वही सवाल कर गई थी। वो किसी बहस के मूड में नहीं थी। इन दिनों उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। पूरे 1 लाख का नुकसान किया है तुमने, निकालो 1 लाख। वो अकड़ कर बोली। मजहा ने हैरानी से उसे देखा। वो साफ झूठ बोल रही थी। मजहा कुछ कहती उससे पहले उसने अरमान को आते देखा तो चुप हो गई और सिर झुकाकर बैग से पैसे निकालने लगी। कल ही उसकी सैलरी आई थी जिसमें से उसने नाराजगी के बावजूद हरम के बैग में उसकी फीस और पॉकेट मनी रख दी थी। अब उसके पास सिर्फ 80,000 थे, 20,000 कम। वो परेशान होकर उस लड़की को देखती रही। फिर भी उसने वही 80,000 उसके हाथ पर रख दिए। अरमान भौहें सिकोड़ कर मजहा को देखता रहा जबकि वो लड़की पैसे गिर रही थी। थोड़े लोग ही वहां थे, सब अपने काम में लगे थे। इनमें 20,000 कम है, लड़की ने भौहें उठाते हुए कहा। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी कल ले जाना। मजहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ओ हेलो, मैं तुम्हारी कोई भिखारी लगती हूँ? मेरी कार की हेडलाइट टूट गई है, निकालो पूरे पैसे। वो फिर बदतमीजी पर उतर आई। नहीं है अभी। और मजहा ने खुद को सख्त बोलने से रोक लिया था। तो किसी से मांग लो, यहाँ कोई दे देगा तुम्हें, सब जानते होंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरमान ने उसके हाथ से सारे पैसे खींच लिए। हो गई तुम्हारी बकवास, अब दफा हो जाओ यहाँ से। ओ हेलो, मेरे पैसे दो। लड़की हाथ से पैसे जाते देख घबरा गई। पैसे तुम्हें नहीं मिलने वाले, गेट आउट। अरमान ने सख्त लहजे में कहा। अगर उसने मेरे पैसे ना दिए तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। जो करना है कर लो, ठीक है। खुद जाओगी या गार्ड से कहकर धक्के दिलवाऊं? अरमान की बात सुनकर लड़की पैर पटकती हुई बाहर चली गई। बाकी लोग भी हट गए थे। अरमान ने वापस मुड़कर मजहा का बैग पकड़ा और उसके सारे पैसे वापस बैग में डाल दिए। अपनी मेहनत की कमाई ऐसे झूठे लोगों पर नहीं लुटाते, संभल कर रखते हैं। वो ठंडे लेकिन नर्म लहजे में बोला और उसके चेहरे को देखने लगा जिस पर थकान और तकलीफ साफ झलक रही थी। मुझे माली चीजों से लगाव नहीं है, इसलिए इनके जाने का दुख नहीं करती। मजहा के जवाब पर अरमान चुपचाप उसे देखता रहा। वो उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अरमान की आवाज पर वो रुकी। घर, एक शब्द में जवाब आया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरमान उसके साथ चलने को हुआ। छोड़ चुके हैं आप? मजहा के इन शब्दों ने जैसे उसके दिल पर तेज चला दिया था। वो बाहर चली गई और अरमान वहीं खड़ा रह गया। हरम को होश आया तो उसने खुद को किसी जगह लेटा पाया। दिमाग और होश संभालते हुए वो कुछ पलों पहले की बात याद करने लगी। उसके साथ क्या हुआ था? आखिरी पल में सुल्तान, हाँ वही डॉक्टर सुल्तान था। हरम ने उठना चाहा पर उठ ना पाई। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और अब उसने गौर से देखा। ये वही स्कैनिंग रूम था जहाँ वो हनी के साथ आई थी। आपी, अचानक उसे मजहा याद आ गई। कोई कोई है, मुझे किसने बांधा है? वो चिल्लाई। हेलो। फिर जोर से बोली। पास बैठे सुल्तान ने अपना कान रगड़ा। चिल्लाओ मत, मैं यही हूँ। हरम ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम यहाँ? मुझे हरम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये यकीन करना मुश्किल था कि उसे यहाँ सुल्तान ने बांध किया था। क्या हुआ? नहले पर दहला कैसा लगा? वो थोड़ा झुककर बेहद शांत लहजे में बोला। मतलब? हरम हक्का बक्का सी रह गई थी। मतलब ये कि हरम खान के दिमाग के कुछ
स्क्रू ढीले हो गए हैं। दिक्कत कहाँ है ये जानने के लिए पहले तुम्हारा दिमाग का सीटी स्कैन होगा। फिर ये उसने बड़ा सा इंजेक्शन उठाकर हरम को दिखाया। हरम अंदर ही अंदर डर के मारे कांप गई। फिर ये तुम्हें लगाऊंगा ताकि तुम्हारे सारे स्क्रू टाइट हो जाएं। बहुत ही सीरियस होकर बोलते हुए उसने हरम को और डरा दिया था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिमाग भी ठीक है। छोड़ो मुझे। हरम बुरी तरह से घबरा गई। अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा इलाज पूरा नहीं होता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ तुम्हारा, सुल्तान ने एहसान जताते हुए कहा। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला ले रहे हो। प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो सब गलतफहमी थी। प्लीज़ मत करो। हरम का लहजा भीग गया। वो अकेली थी। हाथ पैर बंधे थे और मजबूरी में उसे झुकना पड़ रहा था। ओह वाह! तो अब हरम खान को समझ आ गया कि डॉक्टर सुल्तान बदला ले रहा है। प्रेसमेंट है। वो उसके बहुत करीब आकर घुर्राया। हरम की आंख से एक आंसू उठकर उसके बालों में छिप गया था। सुल्तान उसकी सेजल आंखों में देखता हुआ कुछ पलों को भूल ही गया था कि वो क्या करने आया था। उसका एक आंसू सुल्तान को भीतर तक हिला गया था। प्लीज मत करो। आई एम सॉरी। उसके धीमे शब्दों ने सुल्तान का दिल थमा दिया था। क्या वो सच में उसे रुलाना चाहता था? नहीं, उसने खुद ही दिल में जवाब दिया। वो अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था। धीरे धीरे उसका चेहरा हरम के करीब आ रहा था, जैसे उसके नैन नक्श को कैद कर लेना चाहता हो। उसका इतना पास आना हरम की सांसें तेज कर गया। उसे लगा शायद वो कोई और सजा देने वाला है। प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके नर्म होठों से निकले ये शब्द सुल्तान का पूरा ध्यान उसके होठों पर ले गए। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। सुल्तान चौंक पड़ा। नॉक लगातार हो रहा था। उसने होठ भींचे, हरम के हाथ खोले और उसे उठाकर बाथरूम में धकेल दिया। अगर एक शब्द भी बाहर निकाला या जरा सी भी आवाज की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम से ये बड़ा इंजेक्शन तुम्हें सच में लगा दूंगा। उसने उसे चेतावनी दी और दरवाजा लॉक कर दिया। बाहर निकलकर उसने कंपाउंडर को देखा जो उसे इमरजेंसी के लिए बुलाने आया था। सुल्तान उसके साथ चला गया। हरम को वहीं बंद छोड़ते हुए हरम आंसू बहाते हुए गुस्से में दरवाजा ठोकने लगी और जोर जोर से पैर मारकर शोर मचाने लगी। कोई भी सुनने वाला नहीं था। थक हार कर वो वहीं बैठ गई। बेशरम इंसान। और वो हनी झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाई। छोड़ूंगी नहीं दोनों को। वो बहुत गुस्से में थी। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वो हॉस्पिटल से निकली ही थी कि अचानक अरमान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी कार में बिठाया और एक घर में ले आया था। मेरा घर है, उसने शांत लहजे में कहा। पर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो नाराज थी। निकाह के लिए। अरमान मोबाइल कान पर लगाए ठंडे आवाज में बोला। किसका निकाह? मजा का दिल धड़क उठा। हमारा निकाह और किसका? मजा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। अरमान अपने दोस्त अरवाज और कजिन जमाल से निकाह के इंतजाम करने की बात कर चुका था। सुल्तान का नंबर लग ही नहीं रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे लिए निकाह का जोड़ा भी मंगवाया है। और कुछ चाहिए तो बता दो। वो इतनी आसानी से बोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं डॉक्टर अरमान। आप प्लीज़, मुझे मेरे घर जाना है। मजाक का ठंडा लहजा था पर वो दिल काँप रहा था। निकाह के बाद छोड़ दूंगा। अरमान की बात सुन मजहा ने गुस्से से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है डॉक्टर अरमान। मजाक बना रहे हैं मेरा? अब बस मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत भी भूल जाऊं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। ये मजाक नहीं है। मैं सच में तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर दिल से बोला। मजहा ने हैरानी से उसे देखा। मुझ पर तरस खा रहे हैं? उसने गुस्से से पूछा। तभी अरमान के फ़ोन पर अफशी की कॉल आने लगी। शाम हो चुकी थी। हनी ने डरते डरते सुल्तान को कॉल मिलाई ही थी कि तभी वो घर में दाखिल होता दिखा। भाई आप आ गए। हनी ने राहत की सांस ली। हाँ तो क्या हॉस्पिटल में ही रुका रहता? वो टाई ढीली करते हुए बोला। वो हरम ठीक है? उसके पूछते ही सुल्तान को सब याद आ गया। वो उसे बाथरूम में बंद करके आया था। शायद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया हो। उसने खुद को दिलासा दी। और अगर किसी ने नहीं खोला तो वो आगे सोच भी नहीं पाया। वो तुरंत कार की चाबी उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा।
छोड़ो मुझे, कौन हो? बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खोला, एक स्पीकर अंदर आया था। हरम को अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और हरम को उठाकर बाहर वाले बेड पर फेंक दिया। जल्दबाजी में वो दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। हरम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उस पर हावी होता जा रहा था। तभी हरम का हाथ उस बड़े इंजेक्शन से टकराया जो सुल्तान वहीं छोड़ गया था। उसने झटके से वो इंजेक्शन उस आदमी की कमर में घोंप दिया। उसी पल दरवाज़ा खुला और सुल्तान गुस्से से अंदर घुसा। वो सीधे उस आदमी पर टूट पड़ा था और उसे मारते मारते बेहोश कर दिया। हरम दुपट्टा सीने से चिपकाए पीछे खिसक गई थी। डरी हुई, कांपती हुई सुल्तान ने उसके आंसू भरे चेहरे को देखा। तुम मुझे ऐसे बदला लेना चाहते थे? हरम ने आंसू रोकते हुए दुपट्टा पकड़ा। उसकी बात ने सुल्तान को शर्म से झुका दिया था। ऐसा नहीं है हरम। वो उसके पास आया। हरम घबराई और पीछे हटना चाहा, पर सुल्तान ने उसे पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। वो रो रही थी और वो उसके बालों पर हाथ फेरते उससे माफ़ी मांग रहा था। माफ़ नहीं करूँगी, वो हिचकियों में बोली। सुल्तान ने उसके आंसू पोंछे। ठीक है, मत करना, जितनी चाहो सज़ा दे देना, पर पहले चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। न तुम्हें माफ़ करूँगी न हनी को, हरम सूं सूं करती हुई बोली थी। पूरे 10 साल बड़ा हूँ तुमसे, तमीज़ से बात करो, सुल्तान ने नाराज़ होकर कहा। नहीं बोलती तमीज़ से, गंदे हो आप। हरम की ये बात सुनकर सुल्तान हंस पड़ा। सॉरी हरम खान, मेरी वजह से आज जो भी हुआ, मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। मजाक, वो क्या कहते हैं, प्रैंक कर रहा था। ऐसी कोई नियत नहीं है कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। तुम्हें चोट पहुंचाने का तो मैं मरकर भी नहीं सोच सकता। वो उसके घर के सामने गाड़ी रोक कर बोला। आप मुझे सजा देने वाले थे? हरम अब संभल चुकी थी। सजा चाहिए, सजा दूं सजा? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। आज जो दिया वो क्या था? उसके लिए माफ़ी तो मांग ही ली है मैंने। क्या चाहती हो ये हैंडसम डॉक्टर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ ले? सुल्तान की बात पर हरम की आंखें चमक उठीं। नेवर माइंड, आइडिया अच्छा है, चलिए जोड़िए हाथ। वो उसकी तरफ मुड़ी। एक शर्त पर। सुल्तान ने उसे गहरी नजरों से देखा तो हरम की भी अपनी सेजल आंखें उस पर टिक गई थीं। शादी करोगी मुझसे? उसके प्रपोजल करने पर हरम हैरान रह गई थी। उसने आगे बढ़कर उसकी बाहों में चुटकी काटी। ये क्या था? सुल्तान ने उसे घूर कर देखा। चेक कर रही हूँ आप होश में हैं या नहीं। लेकिन पागल तो हो ही गए हैं। हरम गाड़ी से नीचे उतरी तो सुल्तान भी उतर आया। कल पापा आएंगे तुम्हारी आपी के पास, तो बता देना अपनी आपी को। वो गाड़ी से टिककर मुस्कुरा रहा था। हरम भी हल्का सा मुस्कुराते घर से चली गई थी। निकाह मुबारक हो मन। निकाह के बाद सबसे रुखसत करके अरमान मजहा के पास आया था। आपने बहुत गलत किया अरमान। एक तो आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ऊपर से आपने अपनी माँ और मंगेतर को नाराज़ करके मुझसे निकाह कर लिया। मजहा ने नाराज़गी और चिंता से कहा। माँ की चिंता मत करो, मना लूँगा। मंगनी तो ज़बरदस्ती की थी, आज से ख़त्म। और तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं, रुखसती के बाद डिटेल में समझाऊँगा। और कोई सवाल? वो आराम से हर बात का जवाब देकर मुस्कुराया। मजहा ने उसे घूर कर मुंह फेर लिया था तो अरमान ने पीछे से उसे बाहों में ले लिया। मजहा पूरे वजूद से कांप उठी थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बस कभी कह नहीं पाया। वो उसके कान में धीरे से सरगोशी कर गया। मजहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मान, वो उसकी बाहों में सहमी सी खड़ी थी। हाँ, वो उसके कानों की लौ चूमते हुए बोला। मजहा पूरी तरह कांप गई। अरमान ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़कर उसके माथे पर अपने गर्म होंठ रख दिए। मजहा ने अपने सरसराते लहू में एक गहरा सुकून उतरता महसूस किया। आपको पता है, आप मेरा इश्क के बेमिसाल हैं। अब उसकी आंखें नम हो गई थीं। अरमान मुस्कुराते हुए उसको अपने सीने से लगा लेता है और मजहा उसकी छाती पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती। आपी, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, आपने दी थी अम्मी वाली। हरम दुल्हन बनी खड़ी थी। आज उसका निकाह था और साथ ही मजहा की रुखसती भी। हरम, ये तो पास ही है, दराज में रात को ही रखी थी, लेकिन तुम बिना देखे शोर मचाने लगी। मजहा भी दुल्हन बनी ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और उसे डांटते हुए ज्वेलरी निकाल कर देने लगी।
वाह, आज तो गजब लग रही हो, लेकिन दुल्हन बनकर भी डांट रही हो यार, थोड़ा शर्म हाया भी कर लिया करो। हरम ने ज्वेलरी पहनते हुए मुंह बनाकर कहा। दुल्हनों तैयार हो जाओ, बारातें आ गई हैं। हनी ने कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों को एक साथ पुकारा और अंदर चली आई। लो आ गई कबाब में हड्डी। हरम ने उसे चिढ़ाया। उफ हरम आपी, मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा प्रैंक इतनी मुसीबत बन जाएगा, नहीं तो मैं कभी ना करती। हनी भी पूरी तरह बदला लेने के मूड में थी। मजा हंस पड़ी। कबीर साहब ने बड़ा बनकर मजह की रुखसती करवाई। अब हरम का शोर शुरू था कि सिर्फ निकाह करना था, रुखसती नहीं। लेकिन सुल्तान उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो रुखसती करवाना चाहता था। कबीर साहब के समझाने पर हरम मान गई। रुखसती के बाद ये तय हुआ था कि वो सुल्तान के कमरे में नहीं रहेगी, वो हनी के कमरे में रहेगी। यही बोलकर सब उसे घर ले आए थे, लेकिन सुल्तान को कौन रोक सकता था। हरम अभी हनी के कमरे में थी, तभी सुल्तान उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। सुल्तान, वो चिल्लाई, लेकिन कमरे में पहुंचते ही सुल्तान ने दरवाजा बंद कर दिया। आज चाहे कुछ हो या ना हो, हरम का पोस्टमार्टम जरूर होगा। अपनी ही बात पर हनी बाहर बैठी खिलखिलाकर हंस पड़ी।